हेलो मेडिकोज, स्वागत है आप सबका फिर से रोबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी में। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो पूरे पैथोलॉजी का आप कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। चाहे आप थ्योरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए, चाहे आप ये देखिए कि ये आपके आगे जाके कितना काम आएगा पूरे पैथो के अंदर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए, चाहे आप वाइवा के हिसाब से लीजिए, हर एक हिसाब से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और जिसको अभी समझ आएगा उसे पूरे पैथो के अंदर हेल्प होने वाली है। और वो टॉपिक है नेक्रोसिस का। देखिए, नेक्रोसिस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पैथोलॉजी का, क्योंकि हर एक जगह जब आप पैथोलॉजी पढ़ेंगे किसी भी ऑर्गन की, किसी भी कंडीशन की, कई जगहों पे आपको नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। अलग अलग टाइप के नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेंगे। जब वाइवा के अंदर आपको स्पेसिमेन वगैरह देंगे हाथ में, तो वहाँ पे भी कई ऑर्गन्स के अंदर नेक्रोसिस की वजह से वो अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो आपको नेक्रोसिस वहाँ पे भी पता होना चाहिए। अगर आप हिस्टोपैथो स्लाइड्स जब आपको प्रैक्टिकल्स में दिखाई जाएगी, तो वहाँ पे आपको नेक्रोसिस पता होना चाहिए। वाइवा के अंदर जब आपसे नेक्रोसिस के बारे में पूछा जाएगा, तो उसके टाइप्स, उसका मैकेनिज्म वगैरह आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल नेक्रोसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस पूरे लेक्चर को देखिएगा, आपको पूरा का पूरा नेक्रोसिस एक लेक्चर के अंदर समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेक्रोसिस क्या रहे हैं कि नेक्रोसिस की डेफिनेशन ये है, इट इज एक्चुअली द लोकलाइज्ड एरिया ऑफ द डेथ ऑफ द टिश्यू विच विल बी फॉलोड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द टिश्यू। क्या रहे हैं कि मतलब ये बहुत सारे सेल्स है। सपोज ये सारे सेल्स ने मिलके अपन कह रहे हैं एक टिश्यू बना रखा है। अब ये कह रहे हैं कि लोकलाइज्ड एरिया है ऑफ द डेथ ऑफ टिश्यू, कि एक सपोज इतना सा एरिया जो है उसके अंदर सेल्स की डेथ हो गई, और ये जो है वो लोकलाइज्ड एरिया है जहाँ पे आपके सेल्स की डेथ हो रखी है, टिश्यू की डेथ हो रखी है। अब क्या होगा कि ये जो डेड सेल्स है ना, वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं, कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है वो ये बचे हुए एरिया को भी पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। यानी कि वही चीज कह रहे हैं कि लोकलाइज्ड एरिया ऑफ द डेथ ऑफ द टिश्यू विच विल बी फॉलोड बाय द कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ द टिश्यू। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो आपके डेड सेल थी उन्होंने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करे, और उन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ने पूरे के पूरे टिश्यू का ही डिग्रेडेशन कर दिया। पहली बात तो ये समझ आई। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके नेक्रोसिस के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा, कि नेक्रोसिस होने के बाद में इट विल बी सराउंडेड बाय ए स्वेलिंग, और उस स्वेलिंग को अपन कहते हैं इन्फ्लेमेशन। पहली बात तो ये हुई। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि नेक्रोसिस इज ऑलवेज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। हमेशा पैथोलॉजिकल कंडीशन होगा। देखिए, कई कंडीशंस होती है जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकती है, तो पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। जब फिजियोलॉजिकल होती है तो वो बॉडी के लिए ज़रूरी है, दोज आर नॉट हार्मफुल फॉर द बॉडी। लेकिन अगर कोई कंडीशन पैथोलॉजिकल है, इसका मतलब ही ये है कि दीज आर ऑलवेज हार्मफुल फॉर द बॉडी। कि जनरली नेक्रोसिस बॉडी के अंदर नहीं होता है, हमेशा हार्मफुल कंडीशंस में ही नेक्रोसिस होगा। अब कब कब होगा, व्हाट आर एक्चुअली द कॉजिंग एजेंट्स ऑफ द नेक्रोसिस? तो देखिए, हाइपोक्सिया की कंडीशन, यानी कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हो सकता है। इश्कीमिया की कंडीशन, यानी कि अगर ब्लड सप्लाई कम हो रहा है तो आपके नेक्रोसिस हो सकता है। कुछ केमिकल या फिजिकल एजेंट्स की वजह से हो सकता है। कुछ माइक्रोबियल एजेंट्स, जैसे कि आपके ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी, अपन सब ने सुना है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। और ट्यूबरक्लोसिस कौन कॉज करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक बैक्टीरिया कॉज करता है। अपन सबको पता है ये चीज़। तो उसके अंदर हो क्या रहा है? उसके अंदर नेक्रोसिस हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्रोसिस, खुद बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्रोसिस का एक एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होने वाला ट्यूबरक्लोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्यूबरक्लोसिस कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊं, तो वो इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए, इस पे पैथो में इसका सवाल आता है, फार्मा में आपके सवाल आता है, आपके माइक्रो के अंदर इसका सवाल आएगा, आपके पीएसएम जो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे इसमें सवाल आएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है टीबी। और टीबी का पूरा मैकेनिज्म आप देखिए कि नेक्रोसिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो नेक्रोसिस खुद कितना इंपॉर्टेंट होगा आप सोच सकते हैं। चलिए, कॉजिंग एजेंट के बाद अपन बात कर रहे हैं नेक्रोसिस के टाइप्स की। नेक्रोसिस जो होता है वो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि कॉजिंग एजेंट और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के बिहाफ पे 5 टाइप्स के नेक्रोसिस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से टाइप के? एक तो होता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, एक होता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, जिसे कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस भी कहते हैं, एक होता है कैसियस नेक्रोसिस। मैं यही बता देता हूँ कि जो टीबी अपन ने अभी एग्जांपल दिया, टीबी के अंदर कैसियस नेक्रोसिस देखने को मिलता है, अभी से याद कर लो।
कि टीबी के अंदर कैसियस नेक्रोसिस देखने को मिलता है, आगे अपन पढ़ेंगे भी। एक आता है फैट नेक्रोसिस और एक आता है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर कुछ पूछ ले या कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, वरना ये तीनों तो आप मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, और कैसियस तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये टाइप्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बेसिक बात बता रहा हूँ कि जैसे आप इनके नाम सुन रहे हैं, नाम सुन के आपको क्या लग रहा है, क्वेगुलेटिव, समवॉट अपन देखें तो क्वेगुलम, क्वेगुलम, क्वेगुलम भी हटा दो, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ सॉलिड सा होगा। लिक्विफेक्टिव यानी कि नाम से पता चल रहा है कुछ लिक्विड सा चीज होगा। और कैसियस क्या है वो अपन समझेंगे। तो शुरू करें, नाम से पहले एक बेसिक आइडिया लग रहा है कि हाँ क्या आ सकता है, समवॉट रिलेटेड टू सॉलिड, समवॉट रिलेटेड टू लिक्विड, तो अपन आप बात करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्वेगुलेटिव नेक्रोसिस। देखिए सबसे कॉमन नेक्रोसिस जो है वो क्वेगुलेटिव नेक्रोसिस ही है। अब क्वेगुलेटिव नेक्रोसिस होता किस वजह से है, तो इरिवर्सिबल फोकल इंजरी यानी कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी से होता है। क्योंकि जब अपन ने मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी पढ़ा था, अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप देख के आ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये बताया था कि जो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है उनके अपन कह रहे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हाइड्रोपिक चेंज आता है, हाइलिन चेंज आता है, म्यूकॉइड चेंज आता है, फैटी चेंज आता है। लेकिन इरिवर्सिबल जो सेल इंजरी होती है उसके चेंजेस के अंदर आपके नेक्रोसिस आता है, नेक्रोसिस आता है जो आज अभी अपन पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अपोप्टोसिस आता है, और नेक्रोसिस की वजह से फर्दर दो अपन कह रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। एक तो गैंग्रीन आता है जो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर गैंग्रीन या फिर उसके बाद में अपन कैल्सिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे इरिवर्सिबल सेल इंजरी के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है। तो वो यही कह रहे हैं कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कभी होगा, इरिवर्सिबल फोकल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर होगा। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी भी बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है। मोस्ट कॉमनली ये किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ द सडन स्टॉपेज ऑफ द ब्लड, यानी कि इश्यमिक नेक्रोसिस इसे कहा जाता है। क्योंकि इश्यमिया की कंडीशन की वजह से, यानी कि ब्लड सप्लाई अगर कम हो रही है तो उसकी वजह से मोस्ट कॉमनली आपके कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। इसी वजह से कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का एक और नाम है और वो है इश्यमिक नेक्रोसिस, याद रहेगा इतना। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं कि अब कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो तीन ऑर्गन्स याद रखने, एक तो हार्ट, एक किडनी, एक स्प्लीन। ये तीनों ही ऑर्गन्स मोस्ट कॉमनली आपके कोएगुलेटिव नेक्रोसिस से अफेक्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पैथोलॉजी। देखिए पैथोलॉजी में बार बार मैंने बोला है दो चीज़ें अपन पढ़ेंगे, एक ग्रॉस फीचर्स तो एक माइक्रोस्कोपिक फीचर्स अपन देखेंगे। देखिए ग्रॉस फीचर्स के अंदर क्या कह रहे हैं कि जब भी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगा तो अर्ली स्टेज के अंदर आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपके कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई हर्ट है, हर्ट के अंदर आपके कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो गया, और अब आप उसका ग्रॉस फीचर जब देखेंगे अर्ली स्टेजेस के अंदर तो कैसा दिखेगा आपको, हर्ट, पेल, फर्म एंड स्लाइटली स्वेलन, यानी कि इन्फार्क्शन सुना है आपने, वही चीज़ है। इन्फार्क्शन का मतलब यहाँ पे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस से ही आ रहा है कि जिस पार्ट के अंदर, ऑर्गन के जिस पार्ट के अंदर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ हुआ रहेगा वो आपको पेल, फर्म एंड स्लाइटली स्वेलन दिखेगा। स्वेलन क्यों दिख रहा है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये अपने को पता है, और इसको अपन इन्फार्क्ट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे जहाँ पे नेक्रोसिस हो रखा है, फॉर एग्जांपल ये ऑर्गन है, इतने से और पार्ट के अंदर आपके नेक्रोसिस हो रखा था, अर्ली स्टेज में तो पेल, फर्म, स्लाइटली स्वोलन दिखा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये कैसा हो जाएगा, येलोइश, सॉफ्टर एंड श्रंकन, कि ये जो एरिया होगा वो आप ऐसा मानो कि येलोइश, सॉफ्टर और श्रंकन ऐसा सा हो जाएगा, याद रहेगा। अब देखिए ग्रॉस फीचर्स के बाद अपन बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मल सेल्स होगी ना उसके अंदर न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स जो होती है वो लॉस हो जाएगी। मतलब नॉर्मल सेल्स की जो साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स हो सकती है, जो न्यूक्लियर डिटेल्स हो सकती है, वो फीचर्स ही लॉस्ट हो जाएंगे। और ऐसे सेल्स को अपन फिर टॉम्बस्टोन्स कहते हैं या टूम्बस्टोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉम्बस्टोन्स या टूम्बस्टोन्स, कुछ भी कह दो। तो ये नॉर्मल सेल्स कन्वर्ट हो जाएगी जहाँ पे न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स विल बी लॉस्ट। और ये जो सेल्स होगी, ये जो नेक्रोस्ड सेल्स होगी जिसके अंदर नेक्रोसिस हो रखा है, वो सेल्स स्वलन होंगे, ज़्यादा इओसिनोफिलिक उनके अंदर साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर चेंजेस हैं, न्यूक्लियर चेंजेस में अपन पहले ही पढ़ चुके कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर पहले पिक्नोसिस होगा, यानी कि न्यूक्लियस का पहले कंडेंसेशन होता है, फिर
आपके कैरियर हेक्सिस होगा, कैरियर हेक्सिस होने के बाद में आपके कैरियोलाइसिस होगा, जहाँ पे यहाँ पे तो न्यूक्लियर का फ्रेगमेंटेशन होगा और यहाँ पे न्यूक्लियर डिसोल्यूशन हो जाएगा, ये न्यूक्लियर चेंजेस देखने को मिलेंगे और इवेंचुअली आपके डेड सेल्स का फैगोसाइटोसिस होगा। अब पूरा एग्जांपल मैं समझाऊँ तो ये एक ऑर्गन है, सपोज इतने ऐसे पार्ट के अंदर कुछ सेल्स थे, उन सेल्स का आपके क्या हो गया है, नेक्रोसिस हो गया है इस पूरे पार्ट के अंदर। ग्रॉस फीचर्स के अंदर अपन देखेंगे तो क्या होगा, इनिशियली तो ये आपको आपके स्वलन होगा, पेल होगा, फर्म होगा और बाद में ये कैसा हो जाएगा, येलोइश, सॉफ्टर और श्रंक होगा। इनिशियली जो ये सेल्स होगी इसकी न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स जो है वो लॉस हो जाएगी। इसके अलावा जो ये सेल्स है वो स्वलन है, ज़्यादा इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म इनके अंदर देखने को मिलेगा। जब इनके न्यूक्लियर चेंजेस देखेंगे तो उसमें पिक्नोसिस, उसके बाद में कैरियर हेक्सिस और फिर कैरियोलाइसिस देखने को मिलेगा और इवेंचुअली इन सेल्स का क्या हो जाएगा, फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए अब आप एक ये डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम देखिए आप, ये डायग्राम के अंदर आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ दे रखी है। ये आपके नेक्रोटिक टिश्यू है, ये नेक्रोटिक टिश्यू है, यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट देखने को मिल रहा है। अब नेक्रोटिक टिश्यू अगर आप ये नॉर्मल वाली साइड से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस वगैरह आपको दिखेंगे, यहाँ पे आपके साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर डिटेल्स लॉस हो चुकी है। अगर आप ढंग से देखेंगे, ये देखिए ये डिटेल्स यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये नेक्रोटिक टिश्यू आपको दिख रहा है, ठीक है। अब कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के बाद अपन बात करेंगे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की। देखिए इफ वी टॉक अबाउट लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस भी एक तो आपके इश्यमिक इंजरी की वजह से हो सकता है, यानी कि ब्लड सप्लाई कम हो रही है उसकी वजह से, लेकिन साथ में बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन भी होगा। यानी कि अगर इश्यमिया हो रहा है खाली तो उसकी वजह से मोस्ट कॉमनली आपके कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो सकता है। बट इश्यमिया के साथ में, अगर इश्यमिया के साथ में अगर आपके, मैं बोलूँ कि भाई आपके ये भी हो रखा है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है या कोई फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, तो उसकी वजह से आपके लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगा, उसकी वजह से लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो दो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के, एक तो इन्फार्क्ट ब्रेन और एक एब्सेस हार्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर इन्फार्क्शन कहाँ देखने को मिल रहा था, हार्ट में। याद रखते चलो एग्जाम्पल, हार्ट के अंदर, किडनी के अंदर, याद रहेगा। यहाँ पे आपके कहाँ देखने को मिल रहा है, ब्रेन के अंदर या फिर एब्सेस कैविटी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसकी पैथोलॉजी क्या होगी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की, तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में जो ग्रॉस फीचर होगा, वहाँ पे जिस एरिया के अंदर, जिस पार्ट के अंदर आपके नेक्रोसिस हुआ है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा और जो सेंटर होगा वो लिक्विफाइड सेंटर होगा, मतलब वहाँ पे ऐसा लगेगा कि लिक्विड फिल हुआ हुआ है। अब ये जो लिक्विफाइड सेंटर होगा, इसकी वजह से आपके नेक्रोटिक डेब्रिस वहाँ पे प्रेजेंट होगा और सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होगा। अब ये पूरी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये कहना क्या चाह रहा है। समझिए, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि सपोज ये आपका कोई ऑर्गन है, इस ऑर्गन के अंदर इतने से पार्ट के अंदर इश्यमिया की कंडीशन आई, तो अपन देखें कि इस पार्ट के अंदर आपके लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो गया। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होने के बाद में अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या रिलीज होंगे, कि पूरा का पूरा एंजाइमेटिक डाइजेशन हो जाएगा इस पूरे के पूरे पार्ट का, ठीक है। और इसकी वजह से ये जो टिश्यू है वो पूरा का पूरा एक सॉफ्ट मास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके अंदर जो लिक्विफाइड सेंटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपके इसी पार्ट का फैगोसाइटोसिस होगा। क्या होगा, फैगोसाइटोसिस होगा। फैगोसाइटोसिस होने के बाद में, फैगोसाइटोसिस होने के बाद में अपन देखें कि भाई फैगोसाइटोसिस अगर हो रहा है तो ये जो आपके फालतू का पार्ट था ये पूरा का पूरा रिमूव हो गया। अब ये ऑर्गन कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि वो वाला पार्ट तो आपका रिमूव हो गया है। तो अब जो ये है यहाँ पे एक गैप बन गया है, ये एक गैप है, एक कैविटी बन गई एक तरीके से। और ये जो कैविटी होती है इसे सिस्टिक स्पेस कहा जाता है, इसे सिस्टिक स्पेस कहा जाता है। अब क्या होता है कि ये अपन कह रहे हैं कि ब्रेन के अंदर हो रहा है, तो ब्रेन के अंदर एक्चुअल में फाइब्रोब्लास्ट नहीं होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट आर एब्सेंट इन ब्रेन। अब अगर फाइब्रोब्लास्ट नहीं होते हैं तो उसकी वजह से ब्रेन के अंदर फाइब्रस स्कार का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। जनरली क्या होता है कि जब भी ऐसी कैविटीज़ वगैरह बनती है किसी ऑर्गन के अंदर तो फाइब्रस स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है। ब्रेन के अंदर फाइब्रोब्लास्ट नहीं है तो फाइब्रस स्कार नहीं बनेगा। फाइब्रस स्कार नहीं बनेगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन के अंदर एक सेल होती है जिसे एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं, और वो जो एस्ट्रोसाइट्स होती है ना, वो इस पूरी की पूरी कैविटी के सराउंडिंग में आके एक सिस्टिक वॉल का फॉर्मेशन कर देती है।
अपने को इतना समझना नहीं है, इतना याद नहीं रखना है आपको। मैं खाली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई सिस्टिक वॉल बन रही है तो कैसे बन रही है। आप पूरा ये पार्ट स्किप भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आपके लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है वहाँ पे सिस्टिक वॉल बनती है। और ये नेक्रोटिक डेब्रिस क्यों आया, क्योंकि ये जो पार्ट था जहाँ पे आपके नेक्रोसिस हो रखा था उसका फैगोसाइटोसिस हो गया। अब जो बची हुई चीज़ है उसे नेक्रोटिक डेब्रिस कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये तो क्रॉस फीचर्स हुए कि भाई एरिया आपको सॉफ्ट दिखेगा विथ लिक्विफाइड सेंटर और नेक्रोटिक डेब्रिस प्रेजेंट होगा एंड सिस्ट वॉल इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब सिस्ट वॉल क्यों बना वो अपन ने बता दिया, क्योंकि एस्ट्रोसाइट्स की सराउंडिंग होगी, क्योंकि ब्रेन के अंदर फाइब्रोब्लास्ट नहीं होते तो फाइब्रस स्कार नहीं बन सकता। अब माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की बात करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के अंदर अपन कह रहे हैं कि ये जो सिस्टिक स्पेस बना था, इस सिस्टिक स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, नेक्रोटिक सेल डेब्रिस प्रेजेंट होगा। नेक्रोटिक सेल डेब्रिस का मतलब फिर से एक बार कह रहा हूँ कि सपोज ये ऑर्गन था, एक एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि भाई इस चीज़ के अंदर अपन देखिए इतने से पार्ट के अंदर नेक्रोसिस हुआ था। अब इसका अपन देखें कि फैगोसाइटोसिस हो गया। अब फैगोसाइटोसिस होने के बाद में ये जो पार्ट था वो ऐसा दिखा, ये एक कैविटी बनी और इस कैविटी के राउंडिंग में ये जो सराउंडिंग है या आपके एस्ट्रोसाइट सेल्स की लाइनिंग है जो कि आपके सिस्टिक वॉल का फॉर्मेशन कर रही है और ये जो चीज़ है वो सिस्टिक स्पेस है। अब इसके अंदर जो चीज़ थी, जितने का फैगोसाइटोसिस हो गया वो तो बढ़िया है, अब जो बची हुई चीज़ें हैं, ये बची हुई चीज़ों को अपन क्या कह रहे हैं, नेक्रोटिक सेल डेब्रिस कह रहे हैं। और वो सेल डेब्रिस कहाँ प्रेजेंट है, आपके कैविटी में प्रेजेंट है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट अपन देखें कि सिस्टिक वॉल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो ब्रेन के अंदर ये कह रहे हैं कि सिस्टिक वॉल का जो फॉर्मेशन होता है वो प्रोलिफरेटिंग कैपिलरीज, इन्फ्लेमेटरी सेल्स में ही एक जो सेल्स अपन ने एस्ट्रोसाइट सेल्स जो बोली ना, एक ये मेनली सेल्स होती है। और इस पूरे प्रोसेस और इसके अलावा ग्लियोसिस का जो प्रोसेस होता है, ग्लियोसिस का प्रोसेस जो मैंने अभी बोला कि एस्ट्रोसाइट सेल्स जो आपके प्रेजेंट होती है और एस्ट्रोसाइट सेल्स जो आपके लाइनिंग बना रही है, इस पूरे प्रोसेस को ग्लियोसिस कहा जाता है। बाकी प्रोलिफरेटिंग कैपिलरीज और इन्फ्लामेटरी सेल्स भी आपके सिस्टिक वॉल के अंदर प्रेजेंट होगी। तो कुल मिला के ब्रेन के अंदर जो सिस्टिक वॉल है वो आपके कैपिलरीज, इन्फ्लामेटरी सेल्स और ग्लियोसिस के प्रोसेस, ग्लियोसिस का मतलब है कि एस्ट्रोसाइट सेल्स जो है वो आपके वॉल का फॉर्मेशन कर रही है। एप्सिस कैविटी अगर होगा तो उसके अंदर क्या होगा, फाइब्रोब्लास्ट। मैंने पहले ही बोला ब्रेन के अंदर फाइब्रोब्लास्ट नहीं होता, बाकी जगहों पे आपके फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो वही चीज़ है कि एप्सिस कैविटी के अंदर फाइब्रोब्लास्ट होगा, इस वजह से फाइब्रोब्लास्ट जो है वो आपके सिस्टिक स्पेस का, सिस्टिक वॉल का फॉर्मेशन करेगा इन द केस ऑफ एप्सिस कैविटी। समझ आई ये चीज़। नेक्स्ट अपन देखिए ये डायग्राम देखेंगे कि जो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस आपके ब्रेन के अंदर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो देखिएगा आप ये डायग्राम देखिए, ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का पार्ट है, ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस आपको दिख रहा है। और ये यहाँ पे देखिए ग्लियोसिस का प्रोसेस है कि ये जो आपके सिस्टिक स्पेस है उसके सराउंडिंग में एस्ट्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, उस प्रोसेस को अपन ग्लियोसिस कहते हैं। समझ आया लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे कैसियस नेक्रोसिस की। देखिए कैसियस नेक्रोसिस जो होता है इट इज़ एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ कोएगुलेटिव एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की। इसके अंदर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की भी प्रॉपर्टीज होगी और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की भी प्रॉपर्टीज होगी, दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन कैसियस नेक्रोसिस कहते हैं। और ये अपने को मोस्ट कॉमनली ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन में मिलता है, अपन ने स्टार्टिंग में बोल दिया। और ट्यूबरक्लोसिस कौन कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। और अब कैसियस नेक्रोसिस होता क्या है वो अपन समझे, तो जो पैथोलॉजी होगी इसकी तो वही ग्रॉस फीचर्स जो होंगे कि टिश्यू जो होगा वो सॉफ्ट ग्रेन्युलर एंड येलो होगा। अब देखिए बहुत सारी पैथोलॉजीज आएगी, तो अभी ये हो सकता है कि आपको याद करने में थोड़ा सा टाइम लगे, बट आप डायग्राम्स देखिएगा, आप बार बार रिवाइज करिएगा तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। और जैसा इसका नाम है, जो इसके डेफिनेशंस वगैरह कह रही है, उससे आप रिलेट करके करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो क्रॉस फीचर्स है वो है कि भाई ये सॉफ्ट ग्रेन्युलर और येलो कलर का होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अंदर जो कैप्सूल होता है उसके अंदर लाइपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है। और इस लाइपोपॉलीसैकेराइड की वजह से ये जो आपके नेक्रोसिस होगा उसका जो एरिया है वो सॉफ्ट ग्रेन्युलर और येलो कलर का होगा, मेनली ग्रेन्युलर होगा, ये याद रखना आपको। अब इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक फीचर्स जब अपन देखेंगे तो जो नेक्रोस्ट फोकस का सेंटर है, मतलब भाई यहाँ पे आपके ऑर्गन है सपोज और यहाँ पे नेक्रोसिस हो रखा है, तो इसका जो सेंटर वाला पार्ट है उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरलेस इओसिनोफिलिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। स्ट्रक्चरलेस का मतलब है कि कुछ भी रैंडम स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते, जिसका अपन कोई भी फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं कह सकते, और इओसिनोफिलिक मटेरियल इस सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा स्कैटर्ड ग्रेन्युलर डेब्रिस ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। मतलब ये है कि भैया आपके न्यूक्लियस था यहाँ पे, वो क्या करा,
डिसइंटीग्रेट करा और उसके टुकड़े जो है वो पूरे के पूरे स्कैटर्ड हो रखे, बिखर रखे। समझ आई बात। अब नेक्स्ट ये कह रहे कि इसके अंदर जो सराउंडिंग टिश्यू होता है, मतलब ये आपके ऑर्गन है, इस ऑर्गन के अंदर आपके सपोज नेक्रोसिस हुआ और ये आप मानिए कि इस पार्ट के अंदर आपके नेक्रोसिस हुआ। अब इसके सराउंडिंग वाला जो पार्ट है, इसके पूरे के पूरे सराउंडिंग वाले पार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है और ये जो इन्फ्लेमेशन है उस इन्फ्लेमेशन को अपन ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन कहेंगे। ठीक है, जहाँ पे अपन कह रहे हैं कि ये जो ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन होता है वो जहाँ पे ग्रैन्युलोमा का फॉर्मेशन होगा, ग्रैन्युलोमा का फॉर्मेशन होगा और ये ग्रैन्युलोमा का जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर बहुत से सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होती है? एक तो एपिथेलॉइड सेल्स होती है। एपिथेलॉइड सेल्स क्या होती है कि जो मैक्रोफेजेस होती है ना, मैक्रोफेजेस तो पता होगा आपको, वो मैक्रोफेजेस का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है एपिथेलॉइड सेल्स। जब अपन ट्यूबरक्लोसिस पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए मैक्रोफेजेस का जो मॉडिफाइड वर्जन होता है उसे एपिथेलॉइड सेल्स कहते हैं। साथ में जाइंट सेल्स ऑफ लैंगरहैंस होती है, ये भी अपन पढ़ेंगे। जाइंट सेल्स क्या होती है? जाइंट सेल्स भी मैक्रोफेजेस का ही आप मानिए कि एक वर्जन है और लैंगरहैंस जो है वो जाइंट सेल्स के टाइप होते हैं। इसके अलावा फॉरेन बॉडी टाइप के भी जाइंट सेल्स होते हैं, वो प्रेजेंट होंगे और साथ में कुछ लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होगी। तो आपके सराउंडिंग टिश्यू के अंदर ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगा जो जहाँ पे ग्रैन्युलोमा देखने को मिलेगा। और ये जो ग्रैन्युलोमा है इसके अंदर एक तो एपिथेलॉइड सेल्स होगी, एक एपिथेलॉइड सेल्स क्या है? मैक्रोफेजेस का मॉडिफिकेशन है, जाइंट सेल्स का मॉडिफिकेशन। और वो जाइंट सेल्स दो टाइप की हो सकती है, एक तो लैंगरहैंस जाइंट सेल्स यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो एक फॉरेन बॉडी टाइप की जाइंट सेल्स देखने को मिल रही है और साथ में लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेगी। ये याद रखना है, ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन याद रखना है। तो कैसिस नेक्रोसिस में आप क्या क्या याद रखेंगे मैं पहले ही बता देता हूँ। देखिए, एक तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि आपके ये कॉम्बिनेशन है कोएगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये सॉफ्ट ग्रैन्युलर वगैरह तो हटाओ, मेन यहाँ पे बात आएगी, सीधा सीधा अगर बात आएगी तो इसके अंदर ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा सराउंडिंग टिश्यू के अंदर। ठीक है, अब ये डायग्राम देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपके, मैं आपको बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। आपके कई दफ़ा स्पॉटिंग के अंदर ये डायग्राम रख दिया जाता है। आपके जब हिस्टोपैथो स्लाइड्स आपके प्रैक्टिकल्स में दिखाई जाएगी तब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। टीबी पढ़ेंगे तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डायग्राम आपको याद करना है और एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम आप बना के आइएगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन दिख रहा है और ये वाला जो पूरा साइड है ये कैसियस नेक्रोसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे तो कैसियस नेक्रोसिस हो रखा है और इसके जो सराउंडिंग वाला जो पार्ट है वहाँ पे आपके ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो रखा है और ये आपके वेबल लिम्फोइड टिश्यू है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रखा है इस वाले एरिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे फैट नेक्रोसिस की। देखिए, फैट नेक्रोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ नेक्रोसिस जो कि आपके फैट रिच एरियाज में देखने को मिलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप एक बार देख लीजिए कि फैट रिच एरियाज के अंदर आपके एक स्पेशल टाइप ऑफ नेक्रोसिस देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज द फैट नेक्रोसिस। एग्जाम्पल के तौर पे एक तो ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस जो आपके ब्रेस्ट के अंदर देखने को मिल सकता है, एक तो वो, एक आता है मिसेंट्रिक फैट नेक्रोसिस ड्यू टू एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। अब ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको पहले सेल इंजरी रिवाइज करनी पड़ेगी। देखिए, जब सेल इंजरी की बात करी थी तब अपन ने ये देखा था कि जो सेल्स होती है, डेड सेल्स होती है, दोज आर एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय माइलिन फिगर्स। मैंने आपको बताई थी ये बात कि वो माइलिन फिगर्स से रिप्लेस हो जाती है और ये जो माइलिन फिगर्स है दीज कैन बी मिस्टेकन फॉर कैल्शियम सोप्स, कि ऐसा लग सकता है कि ये माइलिन फिगर्स ना हो बल्कि कैल्शियम सोप्स हो, ऐसा हो सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों के ही स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर होते हैं। पहला पॉइंट, स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं। दूसरा पॉइंट, दोनों सिमिलर कंडीशन में देखने को मिलते हैं। उसमें ही एक कंडीशन अपन ने बोली थी एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, और वही एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के केस में मिसेंट्रिक फैट नेक्रोसिस देखने को मिलता है। समझ आई बात? ये अपन ने समझा। तो अब ये कैल्शियम सोप्स बन कैसे रहे वो अपन समझते हैं। देखिए, बन ऐसे रहे कि जो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है उसके केस में आपके पैंक्रियाटिक लाइपेजेस का सेक्रेशन होता है। लाइपेजेस का मतलब है कि भाई जो लिपिड का ब्रेक डाउन करेंगे, जो फैट का ब्रेक डाउन करेंगे। अब एडिपोसाइट सेल्स जो होती है वो क्या होती है? फैट स्टोरिंग सेल्स होती है, इनके अंदर फैट प्रेजेंट है, इनके अंदर फैट प्रेजेंट है। तो भाई ये जो पैंक्रियाटिक लाइपेजेस है वो इस एडिपोसाइट के ऊपर एक्ट करेगी तो ये जो एडिपोसाइट्स है उसका रप्चर हो जाएगा और उसकी वजह से फैट रिलीज हो जाएंगे, न्यूट्रल फैट रिलीज हो गए। सेल है, उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करते जा रहे फाइनली सेल विल बी
ब्रेकडाउन और इसके अंदर जो आपके फैट था दैट विल बी रिलीज्ड, वो फैट रिलीज हो गया। अब ये जो फैट है इसके ऊपर वापस से आपके एंजाइम्स एक्ट करेंगे, एंजाइम्स एक्ट करेंगे तो फैट जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स के अंदर। और ये जो ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स जब इस पे कैल्शियम आएगा, कैल्शियम आयन आएगा तो कैल्शियम सोप्स का फॉर्मेशन हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज द सपोनिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं अपन, सपोनिफिकेशन कहते हैं। समझ आया कैसे हो रहा है? कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो आपके फैट का ब्रेकडाउन करते हो बिल्कुल वही चीज करी है कि एडिपोसाइट्स के ऊपर एंजाइम्स आए तो फैट रिलीज हुआ, फैट जो है वो आपके ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया। लास्ट में बस ये है कि कैल्शियम को ऐड कर दूंगे तो कैल्शियम सोप्स बन जाते हैं जिसे सपोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब फैट नेक्रोसिस में पैथोलॉजी क्या है, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं पैथोलॉजी इसकी, तब भी एक बार देख लो कि ग्रॉस फीचर्स में अपन देखें तो आपके येलोइश व्हाइट एंड फर्म डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। कैल्शियम सोप्स जो होते हैं वो फर्म एंड चॉकी व्हाइट अपीयरेंस देखने को मिलता है। अब ये चॉकी व्हाइट अपीयरेंस थोड़ा सा याद रख लो कि आपके फैट नेक्रोसिस के अंदर चॉकी व्हाइट अपीयरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के अंदर जो आपके नेक्रोस्ड फैट सेल्स होगी, मतलब जिस सेल्स के अंदर नेक्रोसिस हो रखा है उनका अपीयरेंस क्लाउडी अपीयरेंस होगा। यहाँ पे चॉकी व्हाइट अपीयरेंस, यहाँ पे क्लाउडी अपीयरेंस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी उनके भी सराउंडिंग में इन्फ्लेमेशन हो रखा होगा। जैसे कैसियस नेक्रोसिस के अंदर बात करा था वैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि सराउंडिंग टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रखा होगा। अब ये जो कैल्शियम सोप्स बने, उस कैल्शियम सोप्स का अपने को कैसे पता चलेगा कैल्शियम सोप्स बने, बॉडी के अंदर बन रहे तो अपने को ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, तब अपने को पता चलेगा कि हाँ भाई कैल्शियम सोप्स बने हैं। तो कैसे पता चलेगा कि जब अपन उसको देखेंगे ना तो अपने को वो अमॉर्फस, जब स्ट्रक्चर को देखेंगे तो अमॉर्फस, ग्रैन्युलर और बेसोफिलिक सब्सटेंसेस नजर आएंगे। कैसा नजर आएगा? एक अमॉर्फस, ग्रैन्युलर और बेसोफिलिस मटेरियल अपने को नजर आएगा जब अपन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो, और तब अपने को समझ आएगा कि हाँ भाई ये क्या है, कैल्शियम सोप्स है। और कैल्शियम सोप्स है मतलब यहाँ पे फैट नेक्रोसिस हुआ है। समझ आई बात? अब ये डायग्राम देख लो, यहाँ पे यही कह रहे हैं, ये कुछ भी ऐसा नहीं कह रहे। ये क्लाउडी अपीयरेंस जो अपन ने अभी ऊपर बोला कि नेक्रोस्ड फैट सेल्स के अंदर क्लाउडी अपीयरेंस होगा, ये देखिए आप यहाँ पे क्लाउडी अपीयरेंस आप देखिए दिख रहा है, क्लाउड्स के जैसा दिख रहा है, ये जैसे बादल बन रखे हो वैसा है। एंड दैट इज सराउंडेड बाय द इन्फ्लामेटरी सेल्स। ये देखिए सराउंडिंग में इन्फ्लेमेटरी सेल्स से इन्फ्लेमेशन हो रखा है। फैट नेक्रोसिस के बाद में नेक्स्ट आता है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। नाम से ही पता चल रहा है फिब्रिनॉइड का मतलब है कि कुछ फिब्रिन लाइक मटेरियल्स इसमें देखने को मिलेंगे। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द फिब्रिन लाइक मटेरियल। और ये फिब्रिन लाइक मटेरियल इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्टेनिंग प्रॉपर्टी, स्टेनिंग का मतलब समझते हैं, वैसे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप स्टेनिंग। देखिए स्टेनिंग का मतलब होता है कि कोई भी, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कोई भी चीज़ की जो कलर रिटेंशन की एबिलिटी होती है उसे स्टेनिंग कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि फिब्रिन की भी कोई ना कोई, फिब्रिन तो पता है आप सबको। अब देखिए फिब्रिन जो होता है उसकी भी कोई ना कोई स्टेनिंग प्रॉपर्टी होगी। अब फिब्रिन के जैसी ही स्टेनिंग प्रॉपर्टी अगर है तो उसे फिब्रिन लाइक मटेरियल कह रहे हैं। और वो फिब्रिन लाइक मटेरियल आपको देखने को मिलता है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में। अब फिब्रिन की जो आपके स्टेनिंग प्रॉपर्टीज है वो ऑब्वियसली बात है कुछ पर्टिकुलर स्टेन्स के लिए होगी। वो स्टेन्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक स्टेन है जिसका नाम है फॉस्फोटंगस्टन एसिड हेमेटॉक्सिलिन स्टेन, PTAH स्टेन। याद रखना है ये एकमात्र चीज़ है जो पूरे के पूरे फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्टेन होता है। तो उसे अपन कहेंगे फॉस्फोटंगस्टिक एसिड हेमेटॉक्सिलिन स्टेन, याद रहेगा। अब आपको फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है? तो ऑटो इम्यून डिजीजेस में देखने को मिल सकता है, आर्थस रिएक्शन में देखने को मिल सकता है, पेप्टिक अल्सर में देखने को मिल सकता है। ये स्टेन याद रखनी है मेन तो आपको। ठीक है, इसके अलावा पैथोलॉजी जब देखेंगे तो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो गया माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो अपन कहेंगे कि भाई इओसिनोफिलिक हाइलिन लाइक डिपोजिशन हुआ हुआ रहेगा वेसल वॉल के अंदर। तो अगर हाइलिन लाइक डिपोजिशन वेसल वॉल में हो रखा है, इओसिनोफिलिक अपीयरेंस दिख रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर, मतलब कहीं ना कहीं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो एरिया होगा इट विल बी सराउंडेड बाय न्यूक्लियर डेब्रिस ऑफ द न्यूट्रोफिल्स। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देखो कि भाई यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो रखा है कि आपके नेक्रोसिस हो रखा है। अब इसके सराउंडिंग के अंदर न्यूक्लियर डेब्रिस देखने को मिल रहा है। न्यूक्लियर डेब्रिस का मतलब क्या है कि भाई न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन हुआ होगा। अब जो बचा कुचा पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर डेब्रिस। और ये जो न्यूक्लियर डेब्रिस है वो न्यूट्रोफिल्स का है, ये याद रखना है
कि न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियर डेब्रिस आपको फिब्रिनोइड नेक्रोसिस के अंदर देखने को मिलता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द ल्यूकोसाइटोक्लासिस। इसे ल्यूकोसाइटोक्लासिस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कि जो आपके ब्लड वेसल्स है उसका रप्चर हो सकता है, जिसकी वजह से लोकल हेमरेजेस यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, अदरवाइज वो भी नहीं देखने को मिलता, बहुत रेयर है, मतलब लोकल में अगर ड्यू टू वी कैन सी द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। लेकिन फिब्रिनोइड नेक्रोसिस में क्या याद रखोगे, एक तो इसका स्टेन याद रखोगे और एक याद रखोगे कि जो आपके नेक्रोसिस हो रखा है उसके सराउंडिंग वाला जो एरिया है इट इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर डेब्रिस ऑफ द न्यूट्रोफिल्स, जिसे अपन ल्यूकोसाइटोक्लासिस कहते हैं। ओके तो यहाँ पे फिब्रिनोइड नेक्रोसिस भी खत्म होता है और इसी के साथ में नेक्रोसिस भी खत्म होता है। नेक्रोसिस की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी इस लेक्चर में, 5 टाइप के अपन ने नेक्रोसिस पढ़े, कौन कौन से, कोएगुलेटिव, लिक्विफेक्टिव, इसके अलावा फिब्रिनोइड, फैट, और अपन ने पढ़ा कैसियस नेक्रोसिस। सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए है कैसियस नेक्रोसिस क्योंकि ये आपके ट्यूबरक्लोसिस के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा फैट और फिब्रिनोइड पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बाकी तीनों पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो एक दफ़ा फिर आप ये लेक्चर देखिएगा, इसको आप आराम से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। If you found this lecture useful and helpful, then please like, share and subscribe the channel, and thank you for watching.